ओके, चलिए तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि मेटल वेव का कॉन्सेप्ट क्या है। यूवी डी ब्रॉगली ने प्रपोज करा था कि जैसे लाइट का डुअल बिहेवियर होता है, लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों तरह की नेचर है। तो उन्होंने प्रपोज करा कि पार्टिकल्स का भी वेव नेचर होना चाहिए, और उन्होंने पार्टिकल्स के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसे मैटर वेव नाम दिया, और उसकी वेवलेंथ के लिए एक रिलेशन दिया। उन्होंने वेवलेंथ का हमें रिलेशन दिया था लैम्डा इक्वल टू h by p। p मोमेंटम है, यहाँ पर मोमेंटम का आप मास इनटू वेलोसिटी लिख लो, या आप और भी तरीके से लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना हो तो √2m लिख लेना है ना, और भी तरीके बताए थे। तो याद करो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ने बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी 12.27 अपॉन रूट ऑफ x एंगस्ट्रॉम। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी, इफ इट्स एनर्जी इस x इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर x इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का अपन ने फॉर्मूला बनाया था। अच्छा, ये x इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देने के लिए आप उसको x वोल्ट से एक्सेलरेट भी करा सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन को x वोल्ट से एक्सेलरेट करा दिया तो उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला ये हो जाएगा 12.27 अपॉन रूट 3 एंगस्ट्रॉम। कि 12.27 को रूट के अंदर लाके देखना क्या बन रहा है, ये 150 के आसपास बनता है। तो कई किताबों में ऐसा भी लिखा रहता है √150 अपॉन x, रूट के अंदर 150 ले लेते हैं। चलो ये सब तो हो चुका था लास्ट क्लास में, और ये बात चल रही थी अपनी की यूनिटी प्रॉब्लम ने बोल दिया और अपन बस मान लेंगे क्या, ऐसी कुछ बात चल रही थी ना अपनी, है ना कि डी प्रॉब्लम ने तो बोला और अपन पूरा ऐसा मान ले बस क्या। यस सर। तो मैं बता रहा था कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनके बेसिस पे हमें कंफर्म हो गया, हमें श्योर हो गया कि ये सही है। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हमें मिले। इन एक्सपेरिमेंट्स में एक सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन फ्रॉम क्रिस्टल, या इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग फ्रॉम क्रिस्टल। तो ये डेविडसन एंड जर्मर नाम के साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा था। तो वो एक्सपेरिमेंट समझने से पहले थोड़ा सा कुछ इसका बेसिक देख लेते हैं, है ना। तो आपने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, पढ़ा हुआ है क्या? आपको पता है हाँ कि सर। है ना। हाँ, यस सर। क्रिस्टल्स, हम क्रिस्टल्स लेते हैं, जैसे किसी भी मटेरियल का क्रिस्टल लिया, जैसे अपन NaCl क्रिस्टल ले लिया, या कुछ मेटल का जैसे कॉपर का एक अपन ने क्रिस्टल ले लिया, ठीक है, किसी भी चीज का क्रिस्टल ले लिया। तो क्रिस्टल्स में एक्चुअली एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और ये रेगुलर अरेंजमेंट अपन प्लेन्स में इमेजिन कर सकते हैं कि एक प्लेन है जिसमें एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, फिर एक और प्लेन है जिसमें एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट है ना। तो हम क्रिस्टल में प्लेन्स में एटम्स को अरेंज मान सकते हैं। तो ये हम सपोज तीन प्लेन बना रहा हूं मैं, जिसमें किसी क्रिस्टल के एटम्स अरेंज थे, उनमें मैं एटम्स का साइज होता है उसी साइज का, उसी ऑर्डर का एक्सरे जो ईएम वेव होती है उसकी वेवलेंथ होती है। एक्सरे ईएम वेव्स के अंदर अगर वेवलेंथ को बहुत छोटा कर दिया जाए, एनर्जी बहुत बढ़ा दी जाए, तो एक कैटेगरी ईएम वेव की कहलाती है एक्सरेस। एक्सरेस की जो वेवलेंथ सर होती है, आपने नया चैप्टर चालू कर दिया क्या? नहीं बेटा, अपन तो जो कल पढ़ा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज। अब लेट आए, हाँ सर। चलो। तो एटम्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट है, इस पर हम अगर एक्सरेस की बम्बार्डिंग करें, एक्सरेस को सेंड करें, तो एटम का साइज क्योंकि एक्सरे के साइज के सिमिलर होता है, तो एक्सरे इनसे टकराकर स्कैटर होती है, एक्सरे के फोटॉन इनसे टकराकर स्कैटर होते हैं। तो अगर मैं एक्सरे बीम को यहाँ पर स्ट्राइक करवाऊं, तो एक्सरे की बीम आ रही है और यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, तो एक्सरे की बीम यहाँ पे टकराकर स्कैटर होगी, हर डायरेक्शन में एक्सरे की बीम जाएगी। अब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने वाली एक्सरे बीम को देखा, जो इस डायरेक्शन में जा रही है इनको देखा, तो इनमें डिफरेंट डिफरेंट एटम से जो एक्सरे बीम आ रही होगी उनमें होगा पाथ डिफरेंस। ये जो तीन एक्सरे दिखाई मैंने, ये सब है ना, आ तो एक ही बीम से ली थी, लेकिन जब जा रही है तो एक बीम नहीं है आ रही, आते समय ये एक ही वेवफ्रंट से आ रही है, और जाते समय इनमें पाथ डिफरेंस आ गया। आपने शायद थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ा हो, तो उसमें हमने अभी आपका वे ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस हो गया क्या? हाँ, चल रहा है। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में आपको पढ़ाएंगे
लाइट आके फॉल कर रही है फिल्म पे, फिल्म के अपर सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हुई, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होकर अंदर गई, फिर वापस होकर बाहर, वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आई, फिर इधर गई। तो मेरे पास किसी मटेरियल की पतली सी फिल्म यस सर। है ना, इस फिल्म की अपर लेयर और लोअर लेयर दोनों से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ सकती है। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है में पार्ट डिफरेंस आ जाता है। यहाँ तक तो दोनों सेम ही थी, उसके बाद पहली लेयर, पहली रे अलग हो गई है और दूसरी रे ने इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल करा है फिर बाहर आई हो, तो इनमें पार्ट डिफरेंस है। यहाँ पे आपको पार्ट डिफरेंस डिराइव करवाएंगे यस सर। 2 म्यू टी cos r। अगर ये नॉर्मल से लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा हो या r हो यहाँ पे, तो उसको ये लिखते हैं cos r, और म्यू यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। जब अपन एक्सरे की बात करेंगे तो उसमें भी देखो कुछ ऐसे ही हो रहा है ना कि यहाँ पे वेव्स, एक्सरे वेव्स आ रही है, एक्सरे के फोटॉन्स आ रहे हैं और वो एटम से टकराकर इधर स्कैटर होते जा रहे हैं, तो कुछ उसी टाइप की चीज यहाँ पर भी होती है। अब ये अगर हम प्लेन से एंगल थीटा ले लें, प्लेन से एंगल थीटा ले लें, तो इनमें जो पार्ट डिफरेंस आएगा उसको लिख सकते हैं 2 म्यू। यहाँ पे कोई एक्सरे में रिफ्रैक्शन तो हो नहीं रहा है, तो म्यू यहाँ पे 1 ले लेंगे अपन। टी मतलब यहाँ पर प्लेन्स के बीच के डिस्टेंस को डी बोल देंगे, उसको डी कहा जाता है। तो वहां पे डी लेते हैं ना, थिन फिल्म की थिकनेस, उसको यहाँ पे डी कहा जाता है। एक्सरे का कोई रिफ्रैक्शन तो होता नहीं है, तो म्यू को अपन ने 1 डाल दिया। और हमने यहाँ पर एंगल लिया प्लेन से, वहां नॉर्मल से एंगल था, नॉर्मल से एंगल तो कॉस आया है, प्लेन से एंगल होगा मेरा साइन साइन थीटा। ये पार्ट डिफरेंस आ जाता है। एक्सरे की जो रेज आ रही है ना इस तरह से स्कैटर होके, उनमें कितना पार्ट डिफरेंस आता है, ये समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाएगा मैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस में, और उसी को यूज करके मैंने यूज किया। ये समझ में आया क्या फॉर्मूला, क्या लिखा है मैंने? ये मैंने लिखा है कि एक्सरे की जो यस रेज सर। आ रही है ना, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस क्या है। तो जैसे पार्ट डिफरेंस एल लैम्डा होता है तो मैक्सिमम मिलता है अपन को, यहाँ पे पढ़ेंगे आप। वैसे यहाँ पर भी जब एक्सरे का ये जो पार्ट डिफरेंस है इसकी वैल्यू जब एल लैम्डा होती है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। और डेल्टा एस व्हिच इज 2d sin थीटा इक्वल टू एल लैम्डा, we get maxima of intensity of X-ray। उस इक्वेशन को बोलते हैं ब्रेग्स लॉ। क्रिस्टल पर एक्सरे गिराओ, एक्सरे का रिफ्रैक्शन होता है, एक्सरे का स्कैटरिंग होती है, और वो स्कैटर्ड एक्सरे में हमें प्लेन से कुछ एंगल्स पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है। तो वो एंगल्स ये कंडीशन फॉलो करते हैं कि उन एंगल्स पे क्या होता है, 2d sin थीटा एल लैम्डा हो रहा होता है, अगर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे तो हमें एक्सरे की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है। तो ये बिल्कुल वो वे ऑफ ऑप्टिक्स में अपन ने जो पढ़ा था कि पार्ट डिफरेंस एल लैम्डा होता है तो मैक्सिमम मिलता है, वो वाली कंडीशन एक्सरे पर है। एक्सरे भी जो वेव है, ईएम वेव जो है ना। तो ये अपन ने समझा व्हाट इज ब्रेग्स लॉ। समझ में आया कि आपको ब्रेग्स लॉ क्या है? यस सर। ठीक है। तो क्रिस्टल से जब एक्सरे का डिफ्रैक्शन होता है तो कुछ एंगल पे हमें मैक्सिमम मिलती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है एक्सरे की, उसकी एक कंडीशन थी। अब ये मैंने यहाँ क्यों बताई? तो डेविडसन एंड जर्मल, ये नाम के तो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ इस जैसा ही एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने एक्सरे के डिफ्रैक्शन जैसा ही एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने निकल क्रिस्टल लिया, यहाँ पे लिया हुआ है निकल क्रिस्टल, उसपे ना इलेक्ट्रॉन की बीम की बम्बार्डमेंट कराई, इलेक्ट्रॉन की बीम की यहाँ पे बम्बार्डमेंट कराई। ये हमने 2 मेटल प्लेट लगाई है, इनके बीच में बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे हम। सपोज बी पोटेंशियल डिफरेंस लगा है बी, तो 2 मेटल प्लेट है जिनके बीच में छोटा सा होल है। ये एक्चुअली 2 मेटल प्लेट जो दिख रही है ना, वो एक्चुअली डिस्क जैसी है, जैसे 2 डिस्क है जिसके बीच में होल है ना। तो थोड़ा गति बना देता हूँ ना डिस्क से। तो ये किसी डिस्क है जिसके बीच में होल है, और एक और डिस्क है यहाँ पे जिसके बीच में होल है। ठीक है, 2 मेटल डिस्क है जिनके बीच में होल है। क्या होता है फिर इन डिस्क के पीछे हमने यहाँ पर फिलामेंट लगा रखा है। फिलामेंट में हम बैटरी से करंट फ्लो करवा देते हैं, इसमें फिलामेंट में आता है हीट जनरेट होती है और फिलामेंट में थर्मियॉन्स निकलने लगते हैं। तो ये जो थर्मियॉन्स निकले, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले, वो मेटल डिस्क के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्सप्लेन हो जाते हैं। यहाँ पर हमको फिर ना हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स मिलने लगते हैं। हमें क्या मिलने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बीम मिल जाती है।
तो ये जो अरेंजमेंट है ये क्या क्रिएट करता है, ये इलेक्ट्रॉन की बीम क्रिएट करता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बीम क्रिएट करता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन बी पोटेंशियल से एक्साइट हुए हैं तो इन सबकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ईबी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इज ईबी। तो इधर का ऑपरेटर्स क्या है, समझ में आ रहा है क्या? ये फिलामेंट है, इसमें बैटरी से करंट आया तो ये गर्म हुआ, जिससे थर्मियॉन्स निकले, तो यहाँ से थर्मियोनिक इमिशन हो रहा है। एंड ड्यू टू थर्मियोनिक इमिशन जो इलेक्ट्रॉन आए उन मेटल प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उससे एक्सेलरेट हो गए, तो हमें हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स की बीम मिली। चलो, इसमें कोई दिक्कत? ये समझ में आया कि क्या हुआ यहाँ पे? इतना क्लियर हुआ? हमने हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की बीम क्रिएट कराई। चलिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनको हमने निकल क्रिस्टल पे फॉल करा। इलेक्ट्रॉन की जो बीम आ रही है वो निकल क्रिस्टल पे फॉल करा। फिर निकल क्रिस्टल से अलग अलग एंगल पे, निकल क्रिस्टल से अलग अलग एंगल पे हमने यहाँ पे डिटेक्टर लगा दिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करा। वहां डिटेक्टर लगाया है, वो क्या डिटेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है। तो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को अलग अलग एंगल पे देखा जा रहा है कि क्या इंटेंसिटी मिल रही है। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर को अलग अलग एंगल पे क्या इंटेंसिटी मिल रही है इसे हमने ढूंढा, इसे ऑब्जर्व करा, तो हमें पता चला कि यहाँ पर भी है ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एंगल के साथ बदलती है और कुछ एंगल पे मैक्सिमम हुई। कुछ रिलेशन आ रहा है इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी का कि कुछ पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मैक्सिमम। समझ में आया क्या पता चला यहाँ पे? हमने इलेक्ट्रॉन की बीम को टकराया क्रिस्टल से, निकल क्रिस्टल से, तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को हमने ऑब्जर्व करा, तो कुछ पर्टिकुलर एंगल पे हमें इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल गई। ऐसा तो एक्सरे में भी होता था। यहाँ पे जो क्रिस्टल अपन ने पढ़ा ये एक्सरे डिफ्रैक्शन, जहाँ ब्रेग्स लॉ फॉलो होता था वहां पर भी ऐसा होता था। तो फिर हमारा मेरे पास क्वेश्चन आया काइनेटिक एनर्जी ईवी कैसे होगी। तो बी पोटेंशियल से एक्सलेट होंगे इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी ईवी तो होगी। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं ना अपन कि चार्ज क्यू को v पोटेंशियल से एक्सलेट करो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, q into v। समझे क्या? यस। तो काइनेटिक एनर्जी ई के इलेक्ट्रॉन्स आके टकरा रहे निकल क्रिस्टल पे, यहाँ से स्कैटर हो रहे निकल क्रिस्टल में सारे निकल एटम्स अरेंज है, उनसे टकरा टकरा के वो स्कैटर हो रहे हैं, है ना। कुछ एंगल पे हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही। हमने क्या करा, हमने निकल क्रिस्टल में क्रिस्टल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस निकाली। क्रिस्टल प्लेन मतलब कि वो प्लेन जिसमें क्रिस्टल के एटम्स अरेंज है वो डिस्टेंस दी है, वो हमने निकाला। हमने चेक करा कि ये थीटा पे 2d sin थीटा क्या है। हमने चेक करा कि इस थीटा पर 2d sin थीटा क्या है, तो हमने निकाली वैल्यू 2d sin थीटा। फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिली थी ई, इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाली। इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये रहा फॉर्मूला, है ना, h/2m k, k को डाल देना e d। तो ये रहा रिलेशन, इसमें बस b डाल दो तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिल जाएगी। तो हमने 2d sin थीटा निकाल के देखा यहाँ क्या आ रहा है, और लैम्डा निकाल के देखा क्या आ रहा है, और हम शॉक हो गए ये देखकर कि 2d sin थीटा n लैम्डा के आसपास आ रहा था, मतलब लैम्डा का मल्टीपल आ रहा है। सबसे छोटा एंगल जिस पर हमें इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही थी तब 2d sin थीटा लैम्डा के बराबर आ। 2d sin थीटा बहुत कम इक्वल टू लैम्डा फॉर स्मॉल एंगल थीटा, और बाकी एंगल के लिए n लैम्डा जैसा कुछ होगा। तो इससे क्या समझना है, इससे हमें क्या समझना है बताइए। हमने क्या ऑब्जर्व करा, इस निकल क्रिस्टल में डी निकाला, 3 एंगल पे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो एंगल निकाला, उन एंगल के लिए 2d sin थीटा निकाला क्या हो रहा है, और उधर लुई डी ब्रॉगली ने जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बताई थी वो निकाल के दी। तो देखा तो 2d sin थीटा n लैम्डा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही। तो इससे क्या समझ में आया बताओ नारायण, इससे क्या समझ में आएगा? बताइए नारायण, क्या समझ में आएगा इससे? ये इक्वेशन किसके लिए बनाई थी अपन, 2d sin थीटा किसके लिए होती थी, 2d sin थीटा n लैम्डा है किसके लिए पढ़ी थी अपन ने, एक्सरे के लिए जो वेव है ना, एक्सरे के लिए पढ़ी थी जो वेव है।
तो वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम होना तो आपको समझ में आता है, या इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए भी वही इक्वेशन आ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर है। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है हमको? समझ में आया? हमने ब्रेग्स लॉ वेरीफाई नहीं करा। ब्रेग्स लॉ किसके लिए होता है? वेव्स के लिए होता है। और इलेक्ट्रॉन भी वो वाला लॉ फॉलो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन में भी वेव नेचर है। ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर है, ये समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन वेव की इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, यस सर। है ना? दिस प्रूव कि इलेक्ट्रॉन की भी वेव होती है, इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर होता है। ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिससे हमको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर होता है। तो लुई डी ब्रॉग्ली ने जो प्रपोज करा था वो सही है, ये हमें पता चल गया कि पार्टिकल्स का भी वेव नेचर होता है। फिर तो और एक्सपेरिमेंट भी हुए। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एक होता है जिसने भी पार्टिकल का वेव नेचर प्रूव करा। फिर वाईडीएसी जैसा एक्सपेरिमेंट भी इलेक्ट्रॉन के लिए करवा के देखा हमने, तो वो भी प्रूव हो गया। तो हमें तो अब तो बहुत हमें पता है अच्छे से कि पार्टिकल का भी वेव नेचर होता है, कई एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। तो दिस एक्सपेरिमेंट, डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, प्रूव कि इलेक्ट्रॉन्स का भी वेव नेचर होता है। कैसे प्रूव करा? तो ये जो एक्सपेरिमेंट कराया गया, निकल क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई गई। बम्बार्डमेंट से जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर होकर आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी देखी गई। तो इंटेंसिटी उन्हीं एंगल पे मैक्सिमम हो रही थी जो ब्रेग्स इक्वेशन से मिल रही है। ब्रेग्स इक्वेशन वेव्स के लिए होती है, तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, वेव नेचर सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बात समझिए? यस सर। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है क्या? पार्टिकल का यस वेव सर। होता है, ये समझ में आ गया हमको। ठीक है, लुई डी ब्रॉग्ली ने जो बोला था वो ऐसे ही नहीं बोला था, उसको उसको अपन को प्रूफ मिल गया। अब ये जो मैटर वेव का कॉन्सेप्ट है, इसको क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो एक तो ये डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन आया थे कि विच एक्सपेरिमेंट प्रूव्स वेव नेचर ऑफ लाइट। तो डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है वेव नेचर, सॉरी वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। तो डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। फिर क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं? इस इक्वेशन पे कई क्वेश्चन आते हैं, है ना? वो पार्टिकल का मोमेंटम दे देंगे, उसके वेवलेंथ पूछ लेंगे। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी देके वेवलेंथ पूछ लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक आध क्वेश्चन लिखिए जैसे, लिखिए, लिखो क्वेश्चन। A block of mass m, a block of mass m is broken in two parts. A block of mass m is broken in two parts due to an explosion, due to an internal explosion, due to an internal explosion. तो ब्लॉक था मास m का, इट इज ब्रोकन इन टू पार्ट्स ड्यू टू एन इंटरनल एक्सप्लोजन। उसके अंदर इंटरनली एक्सप्लोजन हुआ जिससे दो पार्ट्स बन गए। ठीक है, initially block was at rest, initially block was at rest, initially block was at rest, and these parts are moving, and these parts are moving with speed v1 and v2. These parts are moving with speed v1 and v2. पहले ब्लॉक रेस्ट पे था, अब उसमें इंटरनल एक्सप्लोजन हुआ, उसके अंदर ये कोई बॉम्ब फट गया, तो उससे क्या हो गया कि उसमें दो पार्ट हो गए, दो फ्रेगमेंट बन गए। ये जो फ्रेगमेंट्स है उनकी स्पीड बता दी मैंने v1 एंड v2। दिस पार्ट्स आर मूविंग विद स्पीड v1 एंड v2। कंपेयर देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंपेयर करिए। कंपेयर देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देखिए बताइए आंसर। कंपेयर देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। एक ब्लॉक है, रेस्ट पर रखा हुआ था, ब्लॉक का मास m था, उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, ड्यू टू एक्सप्लोजन दो फ्रेगमेंट्स बने। द फ्रेगमेंट्स आर मूविंग विद स्पीड v1 एंड v2। फ्रेगमेंट की स्पीड दे दी v1 एंड v2। अब आपको इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंपेयर करना है, तो बताइए। ब्लॉक का सर मास, फ्रेगमेंट्स का मास सेम नहीं है ना? फ्रेगमेंट का मास जरूरी नहीं कि सेम है, फ्रेगमेंट का मास दिया ही नहीं मैंने। ठीक है, हाँ, ब्लॉक का टोटल मास m दिया है और जो फ्रेगमेंट की स्पीड है v1 v2 दी है। ठीक है, करो। अमन, मास का रेशियो नहीं दिया मैंने।
संजना का आंसर आया, वेरी गुड। मयंक का भी आया, वेरी गुड। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? आंसर इसका क्या आना चाहिए, कुछ सोचो। मैंने पूछा क्या है? मैंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी है, उसका कंपैरिजन पूछा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है? एच, वो तो कांस्टेंट है। पी, मोमेंटम। एक पार्टिकल रेस्ट पे दिया था आपको, दो में तोड़ दिया, मोमेंटम का क्या रिलेशन होगा सोचो। अगर मोमेंटम समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा। वन टू वन, वेरी गुड, आंसर शुड बी वन टू वन। अरे एक सिंगल पार्टिकल जब दो में टूटेगा तो मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट लेके जाना पड़ेगा ना दोनों को। दोनों का मोमेंटम क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए दोनों का, तो डी का भी वेवलेंथ भी सेम होना चाहिए। सिंपल सी बात है क्या? हाँ, एक सिंगल पार्टिकल दो में टूट रहा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए दोनों को इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम ले आना चाहिए। वो सिंगल पार्टिकल रेस्ट पे दिया था ना, देखो आपको। बस तो इसका आंसर हो गया 1:1। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया। चलो अब ऐसे ही ओरली एक क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना, ऐसे ही हो जाएगा। देखना, दो पार्टिकल इक्वल मास के, दो पार्टिकल इक्वल मास के, वो एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे। जो आगे वाला पार्टिकल था उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1 थी, जो पीछे वाला पार्टिकल था उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 2 थी। और दोनों कोलाइड कर रहे थे। कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है। दो पार्टिकल है इक्वल मास के, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे दी लैम्डा 1 लैम्डा 2, और दोनों में कोलिजन हो गया इलास्टिक। तो आफ्टर कोलिजन डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा बताओ? इंटरचेंज हो जाएगी, वेरी गुड, बिल्कुल सही, इंटरचेंज हो जाएगी, है ना। क्योंकि मोमेंटम स्पीड एक्सचेंज हो जाती है ना। इक्वल मास के दो पार्टिकल कोलाइड करे इलास्टिकली हेड ऑन, तो बस स्पीड एक्सचेंज हो जाती है। स्पीड एक्सचेंज मतलब मोमेंटम एक्सचेंज हो जाएगा, मोमेंटम एक्सचेंज मतलब डी ब्रॉगली एक्सचेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही, सिंपल। आया सबको? यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। एक पार्टिकल है एक्स एक्सिस पे, जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1 है। दूसरा पार्टिकल वाई एक्सिस पे, जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 2 है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ये वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन में है, ये वाई एक्सिस के अलोंग मोशन में है। दोनों का मास सेम, बोथ एवं सेम मास, दोनों का मास सेम दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मेरे पास दो पार्टिकल है मेरे पास, एक चल रहा है एक्स एक्सिस पे, एक चल रहा है वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस वाले की डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1 है, वाई एक्सिस वाले की डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 2 है। ठीक है, और दोनों पार्टिकल का मास सेम है। इनके सेंटर ऑफ मास की डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ। फाइंड लैम्डा ऑफ C1। सेंटर ऑफ मास की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी बताओ, करो ट्राई। लैम्डा ऑफ C1। सर 0।
गलत जवाब। क्यों कहा जीरो? क्यों कहा जीरो? बताओ, जीरो क्यों कहा? जीरो, जीरो क्यों बोला? क्या सोच के बोला जीरो? क्या कुछ भी बोल दिया, बिना सोचे समझे बोल दिया क्या कुछ भी? डी ब्रॉगली वैल्यू कैसे निकाली जाती है? हिंट दे रहा हूँ। डी ब्रॉगली वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक्स अपॉन मोमेंटम करना है। चलो ये हिंट दे दी मैंने आपको, करो। चलो कुछ आंसर आया मेरे पास हिमांशु का। ठीक है, चेक करते हैं हिमांशु, देखते हैं। मुझे गलत लग रहा है वैसे आपका आंसर। सीओएम का लैम्डा पूछा है, तो मोमेंटम सीओएम का लेना चाहिए। ये हिंट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने। लैम्डा सीओएम का पूछा है। चलो और थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा देता हूँ मैं। मोमेंटम सेंटर मास का कैसे निकालते हैं? दो पार्टिकल का मोमेंटम पता है, तो उनके सेंटर मास का मोमेंटम निकालने के लिए उनके मोमेंटम का एडिशन कर देंगे, है ना। ई वेक्टर ऑफ q1 हो जाएगा समीशन ऑफ p। सिस्टम में जितने भी पार्टिकल है उनके मोमेंटम का सम उनके सेंटर मास का मोमेंटम देता है। क्या ये पता था आपको? सेंटर मास का मोमेंटम कैसे आता है? सभी पार्टिकल के मोमेंटम का सम होता है। ये समझ में आ रहा है क्या? अरे मुझे बोला जा रहा है नहीं पता, ऐसा थोड़ी पता होगा। ये तो आपने सेंटर मास पढ़ा है, तो आपने ये पढ़ा होगा ना, सेंटर मास की वेलोसिटी कैसे आती है। वी सी हम क्या करते हैं, सबकी मास इनटू स्पीड का सम अपॉन टोटल ये सिर्फ मास। पता था। हाँ, तो टोटल मास इधर ले जाओ, तो टोटल मास इनटू वी सी एम, तो सबके मोमेंटम का सम ही तो हो रहा है। तो अब पी वेक्टर ऑफ सी एम इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। हाँ, कैसे? इसका मोमेंटम मिल सकता हो h बाय लैम्डा, इस डायरेक्शन में आई कैप में है। उसका मोमेंटम क्या लिखता हूं, h बाय लैम्डा, तो इस डायरेक्शन में j कैप में है। किसी का मोमेंटम वेक्टर होता है, तो वेक्टर ही जोड़ना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है? h कॉमन ले लो, है ना, वॉट रूट ओवर 1 बाय लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय लैम्डा 2। ये आ गया मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। बस ये उठा के यहां रखो, आपका आंसर। चलो आगे कर लीजिए आगे। चलो जितने बच्चों ने भी आंसर किया उनका गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ बताओ? क्या गलती हो गई बताओ? क्या ये याद रखा कि मोमेंटम वेक्टर होता है? ये मोमेंटम एक्स में है, ये मोमेंटम वाई में है, तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, इनको वेक्टर ही जोड़ना पड़ेगा, समझे? अब आ जाएगा क्या आंसर? यस, वेरी गुड। तो हमने कुछ क्वेश्चन देखे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे बेस्ड। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में, तो वो देख लेते हैं। if lambda of electron and lambda of photon is same, then ratio of their इनके एनर्जी का रेशियो बताओ।
इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ और फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो इनके एनर्जी का रेशियो बताओ। चलो, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ और फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो इनके एनर्जी का रेशियो बताओ। करो, ये कई बार आया है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में, है ना। ये इस तरह का क्वेश्चन पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, जेई वालों को अच्छा लगता है, तो पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन बार बार। गलत जवाब संजना। तो कई आंसर आ गए मेरे पास। देखो आंसर इस तरह का आएगा, जैसा आप दे रहे हो। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लैम्डा है, तो उसकी एनर्जी क्या लिखी जा सकती है। इलेक्ट्रॉन का आपको वेवलेंथ पता है, तो उसका मोमेंटम निकाल सकते हो। देखो ये रहा रिलेशन अभी लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मिल जाएगा आपको, है ना। मोमेंटम कितना आएगा, h by लैम्डा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना हो, तो एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, p स्क्वायर बाय 2m, h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर बाय 2 टाइम मास, ये आ गई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा हो, तो फोटोन की एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन वो है कि hc बाय लैम्डा, ये आ गई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वो आ गई फोटोन की एनर्जी। इसका रेशियो पूछना है, तो ले लीजिए रेशियो इनका, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन, जो क्या ऊपर h स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर, नीचे इसे डिवाइड कर देंगे अपन hc बाय लैम्डा से। तो ये आ गया रिलेशन, यहाँ पे h से कैंसिल हो गया, ऊपर आ जाएगा h लैम्डा, एक लैम्डा तो नीचे एक लैम्डा बच जाएगा, और h से h कैंसिल हो गया, नीचे c भी बच रहा है, तो 2m लैम्डा c, ऐसा कुछ रिलेशन आ, ऐसा कुछ रिलेशन आ, समझे। अब कोई बच्चे मुझे आंसर 1:1 दे रहे थे, कोई 2:1 दे रहे थे, एक का आंसर है इनवर्स रेशियो ऑफ मास, तो आपके ध्यान ही नहीं रख रहे हो कि फोटोन का मास ही नहीं होता है, फोटोन का मास थोड़ी होता है, फोटोन का मोमेंट एनर्जी जो होती है इसी में लैम्डा लिखते हैं अपन, क्वेश्चन में उनकी लैम्डा सेम दिया है बस हमको, दोनों का एनर्जी लिखने का तरीका ही अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लिखने का तरीका मोमेंटम स्क्वायर अपॉन कितना मास कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन समझ में चलिए। तो कहीं से कहते हैं 1:1 नहीं आ रहा, नहीं 2:1 कुछ ऐसा आ रहा है, ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में आ रहा है, तो एक अजीब सा ही आंसर, अलग ही आंसर आया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ करती है, जो कि आसान है। तो अपन ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे अपन ने। अब अपना डी ब्रॉगली वेवलेंथ में इतनी चीज हमको समझना थी, तो हमारा एटॉमिक हमने कर लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक कंप्लीट कर लिया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी देख लिया अपन ने। अब अपन एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एक्सरे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरे, तो ये हटा रहा हूं मैं, और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम एक्सरे। अच्छा, मीनवाइल आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह करे क्या, एटॉमिक की रेस हो गई ना पूरी, उसका एटॉमिक कोलिजन की भी रेस सही थी मैंने, वो कंप्लीट करी क्या। नारायण मेरे से पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए एचसी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करा। नारायण मेरा आपसे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एचसी वाले फॉर्मूले से लिखते हैं क्या अपन, एचसी वाला कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हो आप, पहले तो बताओ, एचसी वाला फॉर्मूला मतलब आपसे कहने का मतलब क्या है। नारायण पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए एचसी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करा, एचसी वाला कौन सा फॉर्मूला बताओ। एचसी बाय लैम्डा, वो तो फोटोन के लिए पढ़ा था ना, वो इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा था क्या अपन, किसकी एनर्जी आती है एचसी बाय लैम्डा से, एचसी बाय लैम्डा से किसकी एनर्जी आती है, फोटोन की लिखी है अपन ने, हमने कब लिखा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एचसी बाय लैम्डा होती है, बताया समझ में।
फोटोन एक अलग तरह की चीज है। फोटोन इज पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन जस्ट एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन अलग चीज होती है, फोटोन अलग चीज है। फोटोन इलेक्ट्रॉन में बहुत फर्क है। तो फोटोन की एनर्जी का जो रिलेशन है वो अपन इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों लगाते हैं? हमने कहीं पढ़ा भी नहीं ऐसा, कहीं मैंने आपको बताया भी नहीं ऐसा कि लगा सकते हो। आएगा समझ? ठीक है। और दूसरी चीज, कई बच्चों को मैं देख रहा हूँ, सिर्फ आप नहीं, बच्चे सभी कॉमन यही चीज करते हैं कि बच्चे बोलते हैं सर ये वाला फॉर्मूला लगा ले क्या, वो वाला फॉर्मूला लगा ले क्या। बेटा फॉर्मूलेज वाइज नहीं पढ़ना चाहिए फिजिक्स को, फिजिक्स को लॉजिक से समझना चाहिए। फिजिक्स को ऐसा नहीं कि भाई ये फॉर्मूला इसके लिए, ये फॉर्मूला इसके लिए, ऐसा नहीं। लॉजिकली होता है फिजिक्स पूरा। तो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी, थ्योरी में उन्होंने बताया कि फोटोन का एनर्जी का रिलेशन ये है। तो वो फोटोन की एनर्जी का रिलेशन आइंस्टाइन ने फोटोन के लिए दिया था बस, समझे? तो आपको पूरा लॉजिक याद होना चाहिए क्या था चीजें, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि इस चीज का फॉर्मूला ये, इस चीज का फॉर्मूला, ऐसा करोगे ना तो फिजिक्स समझ में कभी नहीं आएगा आपको। अगर ऐसा रटने की अप्रोच रखोगे तो, समझने की अप्रोच रखे फिजिक्स को। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरे। मॉडल फिजिक्स का अपना नेक्स्ट टॉपिक एक्सरे। आप लोगों को थोड़ा बहुत तो ये आइडिया होगा ही कि लाइट भी ईएम वेव होती है। आपको लाइट का ईएम वेव भी होती है, ऐसा कहीं कुछ बताया होगा 10th क्लास में या 12th क्लास में जब आपने पढ़ा होगा कि लाइट भी ईएम वेव है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बहुत सारी वैरायटी की पॉसिबल है डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारी वैरायटी की पॉसिबल है डिपेंडिंग अपॉन देयर वेवलेंथ। हम अलग अलग तरह की ईएम वेव की वेवलेंथ को अलग अलग नाम देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी हमें अलग अलग दिखती है। तो बहुत कम वेवलेंथ अगर होती है तो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ अगर होती है ईएम वेव की तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत शॉर्ट वेवलेंथ अगर होती है, सॉरी, तो ऐसी ईएम वेव को अपन ने नाम दिया है जस्ट अ सेकंड बच्चों, एक इंपॉर्टेंट कॉल डिस्कस करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अपन पढ़ रहे थे एक्सरे। तो एक्सरे आर अ टाइप ऑफ ईएम वेव। एक्सरे क्या है? इज अ टाइप ऑफ ईएम वेव। एक्सरे क्या है? इज अ टाइप ऑफ ईएम वेव। जैसे लाइट जो होती है वो भी ईएम वेव का टाइप है, तो एक्सरे भी ईएम वेव का टाइप है। अब इसमें फर्क क्या होता है लाइट से? हमारी जो आईज है ना वो कुछ ईएम वेव के लिए सेंसिटिव है। हमारी आईज कुछ ईएम वेव को सेंस कर पाती है। किन ईएम वेव को सेंस कर पाती है बता सकते हो क्या मुझे? क्या प्रॉपर्टी है ईएम वेव की? विजिबल। हाँ विजिबल, उसको विजिबल कहा जाता है। जिस ईएम वेव को हमारी आई सेंस कर पाती है उन्हें कहा जाता है कि विजिबल ईएम वेव हो। उसके बारे में क्या खासियत होती है कुछ उनकी कुछ बताओ मुझे। विप्योर। 4500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ होती है वो। हाँ ठीक है, करीब करीब 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, है ना। अप्रोक्सीमेटली 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम ये रेंज होती है इनकी वेवलेंथ का। जिन वेवलेंथ की ईएम वेव को हमारी आई सेंस कर पाती है उनकी ऑर्डर, वेवलेंथ का ऑर्डर करीब 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। अच्छा, उससे छोटी वेवलेंथ या उससे बड़ी वेवलेंथ हमारी आई सेंस नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी वैसी एडजस्ट नहीं है और उन ईएमएफ की प्रॉपर्टी वैसी नहीं है, समझे? तो कहने का मतलब ये है कि ईएमएफ की वेवलेंथ के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज में काफी चेंज आता है। तो ईएमएफ की काफी छोटी वेवलेंथ अगर ले जाए हम, ईएमएफ की काफी छोटी वेवलेंथ पे चले जाए हम, किस वेवलेंथ? 0.01 टू 100 एंगस्ट्रॉम, इस रेंज में अगर चले जाए, इस रेंज की वेवलेंथ की ईएमएफ को कहा जाता है एक्सरे। तो ये एक्सरे क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ ईएम वेव जिसकी वेवलेंथ इस ऑर्डर में होती है। समझ में आई के बाद एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है जिसकी वेवलेंथ है ना काफी कम है। वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है। तो एक्सरे के फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी। फोटोन की एनर्जी जो अपन ने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी टाइम पहले पढ़ा था कि एक्टिव लैम्डा होती है। अब लैम्डा काफी कम है तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी।
तो एक्सरे के फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है। विजिबल लाइट के जो फोटोन होते हैं उनकी वेवलेंथ अभी बताया 4000 से 6000 एंगस्ट्रॉम, तो उससे तो काफी छोटी वेवलेंथ है, तो एनर्जी काफी ज्यादा है। समझ में आया क्या? ये पॉइंट समझ में आया क्या? Yes, यस। sir. तो व्हाट आर एक्सरेज? अगर कोई पूछे एक्सरे क्या है, एक्सरेज आर अ टाइप ऑफ ईएमएफ। एक्सरेज आर अ टाइप ऑफ ईएमएफ। अब ये अलग से क्यों पढ़ा जा रहा है, एक्सरे को पढ़ा क्यों अलग से जा रहा है? बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी काफी फर्क है, प्रॉपर्टी में काफी चेंज है। इन फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा है तो हमारी स्किन को टकराकर अंदर भी चले जाते हैं। नॉर्मल लाइट तो स्किन से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, हम स्किन के अंदर का नहीं देख पाते, पर एक्सरे से स्किन के अंदर का भी देख सकते हैं। हमारे बोन से टकराकर जरूर वो रिफ्लेक्ट होती है, बट स्किन को तो ऑटोमेटिक, स्किन को तो क्रॉस कर जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर हम इमेजिन कर सकते हैं, चीजें को देख सकते हैं यूजिंग एक्सरे। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। और भी काफी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। इतनी चीज समझ में आई क्या एक्सरे क्या है? चलो लिखते जाइए। देखिए हमारे टॉपिक का नाम था एक्सरे। एक्सरे में लिख सकते हैं एक्सरे द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ दिस, ये लिखिए। X-rays have more energetical photon than visible light. X-rays have more energetical photon than visible light. इनके फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है विजिबल लाइट से। Hence, hence properties are different. Hence properties are different. फोटोन की एनर्जी ज्यादा है इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग है। अब हम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, हमको धीरे धीरे अपने आसपास की चीजें समझ में आ रही है। तो एक्सरे भी हमको एकदम से पता नहीं चल गया था। ये एक साइंटिस्ट थे और उनको पता चला है एक्सरे टाइप की कोई चीज होती है, उन्होंने नाम दिया था एक्सरे, और वहां से हमको चीजें समझ में आई। तो आगे लिखिए। एक्सरेज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एक्सरेज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवर करी थी? याद है? एक्सरेज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड, हाँ, Rongitan. विलियम रॉन्टगेन, बिल्कुल सही, विलियम रॉन्टगेन। अर्थ ने नहीं करी थी, विलियम रॉन्टगेन, ROENTGEN, विलियम रॉन्टगेन। विलियम रॉन्टगेन है ना, एक एक्सपेरिमेंटर थे, वो एक्सपेरिमेंट करा करते थे। तो जिस समय एक्सरे डिस्कवर हुई थी ना, उस समय ना वो फैशन में था कि ना ग्लास ट्यूब लेते थे, उसमें इलेक्ट्रोड लगाते थे और देखते थे कि करंट आ रहा है कि नहीं। या कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट शायद याद हो तुमको, तो वो वाला एक्सपेरिमेंट हर कोई करा करता था बैठ के, उसमें नई नई चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो विलियम रॉन्टगेन भी ऐसे ही कुछ कर रहे थे। अब उन्हें पता चला कि जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने ना जो एनोड था उसको हेवी मेटल का बनाया। फिर उनके रूम में उन्होंने कुछ फोटोग्राफिक प्लेट बुला के रख रखी थी। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब जो कैमरे की फिल्म आती है ना, शायद पुराना कैमरा आपने देखा हो, पहले कैमरे में रोल आती थी, कैमरे ऐसे आते थे जिसमें रोल लगती थी और फिर फोटो क्लिक करते थे तो रोल पे पिक्चर आती थी। तो रोल को धुलवाते थे अपन, जो फोटोग्राफर होते थे उनके पास जाते थे, वो रोल को धो के फिर अपन को फोटो निकाल के देते थे। बहुत बड़ी प्रोसेस होती थी। तो उस प्रोसेस में फोटोग्राफिक फिल्म यूज होती थी। अब जो विलियम रॉन्टगेन थे उनके फोटोग्राफिक फिल्म पड़ी हुई थी, अच्छे से उसको ना पैक करके रखना पड़ता था, उसको लाइट नहीं गिरना चाहिए फोटोग्राफिक फिल्म पे। तो विलियम रॉन्टगेन के पास फोटोग्राफिक फिल्म थी, वो अच्छे से पैक करके रखी हुई थी। उन्होंने कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट करा और उसके बाद उन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म को किसी काम से निकाला, तो देखा तो फोटोग्राफिक फिल्म ऐसा हो गई थी जैसे उस पर लाइट गिर चुकी है, उस पर ऐसा डेवलपमेंट हो चुका था। तो उन्हें पहले तो लगा यार कि कंपनी जिससे वो लेके आया ना फोटोग्राफिक फिल्म, उसी ने खराब दी। तो उन्होंने तो उसको वापस कर दिया कि यार ये तो तुमने खराब चीज दे दी, तो दूसरी दो। कंपनी वाले भी वही रेगुलर कस्टमर है, तो उन्होंने भी एक बार तो वापस दे दी उनको, नहीं। फिर क्या हुआ, फिर वापस से एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म देखी, फिर से खराब निकली। तो फिर वो कंपनी वालों को बोले कि ऐसा तुमने फिर से खराब दी। कंपनी वाले बोले नहीं, इस बार तो हमने आपको चेक करा के दी थी, हमने खराब दी नहीं आपको। तो विलियम रॉन्टगेन के दिमाग में भी आया कि हाँ यार ये बात तो सही है। तो उन्होंने सोचा कि क्या हो रहा है, उन्होंने सारी चीजें सोची कि मैंने क्या क्या करा था। तो उन्हें याद आया कि अच्छा उन्होंने तो वो कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट करा था। फिर उन्होंने वापस से ट्राई करा, उन्होंने कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा और उसके पहले और बाद में फोटोग्राफिक फिल्म को चेक करा। तो देखा कि फोटोग्राफिक फिल्म है ना अफेक्ट हो गई है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे लाइट गिर चुकी हो।
उन्हें पता चला कि कैथोडिक एक्सपेरिमेंट में कुछ इनविजिबल रेज भी निकलती है जो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रही थी। अब जो चीज हमें पता नहीं होती है उसको मैथ में मान लेते हैं ना कि लेट दिस पार्टिकल लेट दिस क्वांटिटी एक्स, तो उन्होंने मान लिया दिस रेज आर एक्सरेज, तो वहां से एक्सरे नाम पड़ गया। ऐसी पूरी कहानी थी इसकी एक्सरे। तो समझ में आया? हाँ सर। चलो, तो इस तरह से विलियम रॉटसन ने एक्सरे को एक्सरे नाम दे दिया। उनको इनविजिबल रेज की पता चली जो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रही थी, उसका नाम उन्होंने एक्सरे दे दिया। फिर धीरे धीरे कई साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी करी, विलियम रॉटसन ने भी स्टडी करी, और आज का जो हमारा नॉलेज है वो डेवलप हुआ। तो आज हमें क्या पता है कि एक्सरेज आर जस्ट अ टाइप ऑफ सीएमए, इसकी वेवलेंथ रेंज ये होती है और इसके फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए इनमें काफी प्रॉपर्टीज में फर्क है। अब क्या क्या फर्क है प्रॉपर्टी में वो देखते चलते हैं अपन। लिखिए लिखिए, एक्सरेज हैव मोर पेनिट्रेशन पावर देन विजिबल लाइट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। X-rays have more penetration power than visible light and ultraviolet light. X-rays have more penetration power than visible light or ultraviolet light. Visible light तो हमारी स्किन से टकराकर ही बाहर आ जाती है, मतलब हमारी स्किन के अंदर ही जा पाती है। अल्ट्रावायलेट थोड़ी ज्यादा डेप्थ तक जाती है तो हमारी टिश्यूज तक जा पाती है, स्किन टिश्यूज तक या अंदर तक थोड़ा। और एक्सरे तो बॉडी ऑर्गन को भी क्रॉस करके सिर्फ बोन से रिफ्लेक्ट होती है। और बहुत हाई एनर्जी के एक्सरे ले लोगे ना, अगर बहुत छोटी वेवलेंथ ले लोगे तो बोन को भी क्रॉस करके निकल जाती है, और वो इतनी ज्यादा एनर्जी की होती है कि स्किन टिश्यू को जला भी सकती है, बर्न कर सकती है, खराब कर सकती है। तो एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, वो स्किन से टकरा कर रुकती नहीं है, पेनिट्रेट कर जाती है। बात समझ में कि पेनिट्रेशन पावर का मतलब? यस सर। ओके। फिर हमने एक्सरे की धीरे धीरे और प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करी, उनको बनाने की कोशिश करी, तो हमें कुछ चीजें और समझ में आई। लिखते, X-rays may be divided in two categories. Okay, X-rays may be divided in two categories: soft and hard. Soft and hard. सॉफ्ट एंड हार्ड किसे कहा जाता है? तो एक्सरेज में जो थोड़ी बड़ी वेवलेंथ है ना, 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास की, इन वेवलेंथ को बोलते हैं अपन लो एनर्जी की जो एक्सरेज, इनको बोलते हैं सॉफ्ट एक्सरे। और कम वेवलेंथ वाली एक्सरे को बोलते हैं जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको हार्ड एक्सरे। ये सॉफ्ट एक्सरे ना बॉडी टिश्यू को हार्म कम पहुंचाती है और हार्ड एक्सरे हार्म पहुंचाती है, इसलिए ऐसी दो कैटेगरी बना दी है, सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट एक्सरे बॉडी टिश्यू को हार्म नहीं पहुंचाती ज्यादा, इसलिए उन्हें हम मेडिकल इमेजिंग में यूज करते हैं। हार्ड एक्सरे बॉडी की टिश्यू को हार्म पहुंचाती है, इसलिए उनका यूज करा जाता है वो अपना रेडिएशन थेरेपी होती है ना, कैंसर के सेल्स को जलाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उसमें यूज कर लेते हैं हार्ड एक्सरे। तो ऐसे एक्सरे में भी अपन ने दो कैटेगरी बना दी, सॉफ्ट एंड हार्ड। समझ में आया सॉफ्ट एंड हार्ड का मतलब? सॉफ्ट का मतलब सिंपल है कि इनकी एनर्जी कम, एनर्जी कम मतलब वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या? सॉफ्ट एंड हार्ड समझ में आ रहा है? यस सर। यस, ओके। अच्छा, अपन ने भी पेनिट्रेशन पावर की बात करी थी ना, तो एक्सरे जब किसी मटेरियल को क्रॉस करती है तो मटेरियल में धीरे 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 उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, लेकिन मटेरियल में अंदर तक जा पाती है। तो एक्सरे जब किसी मटेरियल को क्रॉस करती है तो उनकी इंटेंसिटी का क्या रिलेशन आता है वो जरा समझ लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक्सरे फॉल हुई थी, ठीक है, एक्सरे फॉल हुई मटेरियल के अंदर भी, इस समय इंटेंसिटी इनके मान लेते आई नॉट। आई नॉट क्या है? इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे जैसे अंदर एक्सरे जाती है, मान लेते हैं कि सरफेस से आप एक्स डेप्थ पे जाके देख रहे हैं, ये कोई मटेरियल, कोई सा मटेरियल, जैसे हो सकता है ब्रिक, मतलब ब्रिक मतलब ईंटों की दीवार हो, या कंक्रीट की वॉल हो, या वुड का कोई स्ट्रक्चर हो, कोई भी मटेरियल। एक्सरे अंदर जाती है धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो सरफेस के अंदर जब एक्स डेप्थ पे जाते हो आप, तो वहां इंटेंसिटी तो होती है वो आपकी शुरू की इंटेंसिटी आई नॉट ड्यू टू द पावर माइनस म्यू इनटू ए। इस तरह का रिलेशन है एक्सरे के लिए। ये क्यों आया?
क्योंकि एक्सरे का जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस का धीरे धीरे कम होता है, इंटेंसिटी में जो डिक्रीमेंट है डिस्टेंस के साथ वो प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल इंटेंसिटी। ये जो एक्सप्रेशन आया इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ प्रोपोर्शनली कौन सा न्यू आता है इसे इंटीग्रेट करके ये क्वेश्चन आ जाता है। as x-rays penetrate in the material their intensity slowly reduces, और इंटेंसिटी का कुछ ऐसा हमारे पास एक्सप्रेशन मिलता है। इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो, इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का तो जैसा ग्राफ आया था ये समझ आ रहा है क्या? जैसे जैसे एक्सरे किसी मटेरियल के अंदर जाती है थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी कम होती है। ये जो म्यू है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं मटेरियल का अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। म्यू बोला जाता है मटेरियल का अब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, मटेरियल कितना अब्जॉर्ब कर रहा है एक्सरे। तो समझ में आया क्या ये? हाँ सर क्लियर है। अच्छा ये जो मैंने रिलेशन बताया ना ये एक्सरे के लिए तो है पर गामा रे के लिए भी हो जाता है। गामा रेज बस एक्सरे से थोड़ी ज्यादा एनर्जी की होती है, उनके लिए भी ऐसे रिलेशन आता है। तो याद रखना ये कि गामा रेज भी ऐसे रिलेशन फॉलो करते हैं। नोट कर लो रिलेशन। इसके बाद अपन देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे प्रोड्यूस कैसे कराई जाती है, जो विलियम रॉटजन ने करा था वो तो काफी पुरानी बात हो गई। अब अपन क्या करते हैं ये समझेंगे अपन एक्सरे कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें कोर्स में दिया गया है तो देखेंगे अपन। एक्सरे को प्रोड्यूस करा जाता है कुलिश ट्यूब में, COOLIDG कुलिश ट्यूब। ठीक है, कुलिश ट्यूब में क्या होता है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि फिलामेंट में बैटरी से करंट फ्लो करवाते हो तो हीट अप हो जाता है और उससे थर्मियन निकलते हैं। तो थर्मियोनिक इमिशन वाला हम, हाँ थर्मियोनिक इमिशन वाला अपन ने एक अरेंजमेंट बनाया है। अब इस अरेंजमेंट में हमने यहाँ पर एक मेटल की प्लेट लगा दी जिसके बीच में छोटा सा होल है। तो इस मेटल प्लेट से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की बीम निकलने लगी और इस इलेक्ट्रॉन की बीम को यहाँ पर कोई हेवी मेटल टारगेट लगाया, उस पर फॉल कराया और यहाँ पर हमने एक ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस लगा के रखा है, बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस लगा के रखा है इस हेवी मेटल टारगेट और इस मेटल प्लेट के बीच में। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो फिलामेंट है इससे बैटरी वैसे करंट आने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो यहाँ से हमने थर्मियन से एक स्ट्रीम मिलने लगती है। अब ये थर्मियन की स्ट्रीम इस बैटरी की वजह से इन दोनों चीजों के बीच में ना इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, काफी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन जो है ना एक्सेलरेट होके जाते हैं, तो एक्सेल मतलब इनकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो ये हाई एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या क्या टकराते हैं इस पर। ये क्या है, ये एक हेवी मेटल टारगेट है, हेवी मेटल से बना हुआ टारगेट। हेवी मेटल आप शायद जानते होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट की मेटल्स को हेवी मेटल बोलते हैं, है ना। कैडमियम टाइटेनियम वेनेडियम ऐसा कुछ रहता है ना वो ग्रुप तुम्हारा, उसको हेवी मेटल बोलते हैं उस ग्रुप की चीजों को। तो जैसे मॉलिब्डेनम का मेटल मटेरियल है या क्रोमियम का बना दिया अपन ने, है ना। कोई भी हेवी मेटल डी ब्लॉक का कोई मेटल लिया उसका अपन ने यहाँ पे ब्लॉक जैसा लगा दिया तो उसको बोलते हैं हेवी मेटल टारगेट। अब इस मेटल प्लेट और उस मेटल प्लेट के बीच में ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते जाते एक्सेलरेट हो जाएंगे। बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, या इसका जो ऑर्डर होता है ना वो किलो वोल्ट्स में होता है, मतलब कि जैसे 10,000 वोल्ट ऐसा ऑर्डर का होता है। 10 किलो वोल्ट या 10,000 वोल्ट इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। इससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है ना बहुत हाई एनर्जी गेन कर लेते हैं वहां जाते हैं। समझ में आया क्या इसका अरेंजमेंट क्या बन रहा है, समझ में आ रहा है? यस। अब टारगेट में इलेक्ट्रॉन टकराते हैं ना बहुत ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन है, हीट डेवलप होती है। तो हीट को हटाने के लिए यहाँ पर एक कॉपर की प्लेट लगा देते हैं। कॉपर Cu उसका क्या सिंबल होता है कॉपर का, है ना। तो Cu लिख दिया मैंने, कॉपर की प्लेट लगा और कॉपर की प्लेट क्यों लगाई, क्योंकि कॉपर अच्छा कंडक्टर है। तो जो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे यहाँ से
इस प्लेट पर, इस टारगेट पर, तो बहुत हीट जनरेट होती है। उस हीट को अपन बाहर निकाल दे अपन यहाँ से, इसलिए हमने ना कॉपर की प्लेट लगा दी। समझे? कॉपर की प्लेट से क्या होगा कि इस मेटल से हीट कॉपर की प्लेट अब्सॉर्ब कर लेगी, और कॉपर अच्छा कंडक्टर है तो हीट अपने में ले लेगा। अच्छा, कॉपर प्लेट को ठंडा करने का अरेंजमेंट भी बना सकते हैं अपन, उसके अंदर पानी फ्लो करा दो या उसके ऊपर पानी गिराते रहो, इसे ठंडा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल वो सब नहीं दिखा रहा है। ये जो अरेंजमेंट है पूरा, इसे बोलते हैं कूलिंग ट्यूब। इसके क्या है कूलिंग ट्यूब? ये पूरा ग्लास ट्यूब के अंदर होता है, तो ग्लास ट्यूब भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसका ग्लास ट्यूब के अंदर ही पूरा अरेंजमेंट बना सकते हैं। अब ये जो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इस मेटल से टकराते हैं, तो टकराने की वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस होती है एक्सरेज, यहाँ से निकलती है एक्सरेज। तो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ कूलिंग ट्यूब। कूलिंग ट्यूब में ये अरेंजमेंट होता है, और इस हेवी मेटल टारगेट से इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं एक्सरे प्रोड्यूस होती है। आपको अरेंजमेंट समझ में आ रहा है क्या? पहली चीज तो क्या इस ट्यूब का अरेंजमेंट क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन आया इलेक्ट्रॉन का एमिशन किससे हो रहा है, तो ये फिलामेंट है जिससे थर्मियोनिक एमिशन होता है। ये एक फिलामेंट है which is producing thermionic emission। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन एमिशन में थर्मियोनिक एमिशन भी होता है, तो ये कोई फिलामेंट है जो थर्मियोनिक एमिशन कर रही है। चलिए, तो ये पूरा एलिमेंट है। अब अभी ये बताया मैंने आपको कि एक्सरे प्रोड्यूस यहाँ होती है, अब क्यों होती है ये समझते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट अच्छे से क्लियर है, पहले देख लो अरेंजमेंट में कोई समस्या। ओके, कोई समस्या नहीं है तो लिखते हैं अपन। देखिए, इन पुलिस ट्यूब, a filament is producing fermions. In पुलिस ट्यूब, a filament is producing fermions. A filament is producing fermions which are accelerated by huge potential difference, which are accelerated by huge, बहुत ज्यादा, huge मतलब बड़ा, potential difference of order of kilovolts, huge potential difference of order of kilovolts. This high energy electrons, huge potential difference of order of kilovolts, लिखा है ना order of kilovolts, kilovolts का order होता है। देखिए, these energetic electrons will strike heavy metal targets. These energetic electrons when strike heavy metal target, they are deaccelerated. जब वो हेवी मेटल टारगेट से टकराते हैं तो टकराकर रुकते हैं, दे आर डीएक्सेलरेटेड। उनका अचानक से अपन स्पीड घटा देते हैं। In the process, most of the energy of electron, is converting into heat. In the process, most of the energy of electron is converting into heat. In the process, most of the energy of electron is converting into heat. जो है इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ टकरा रहे थे, इलेक्ट्रॉन के पास तो बहुत ज्यादा एनर्जी थी क्योंकि बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सट्रैक्ट हो रहे थे। अब ये बहुत हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो रुकते हैं, टकराने की वजह से रुक जाते हैं, डीएक्सेलरेट होते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत सारी इनकी जो एनर्जी वो तो हीट में चली जाती है। बट आगे देखिए, बट some energy is also converted into photons.
some energy is also converted into photons. Some energy is also converted into photons. अब ये जो फोटोन में कन्वर्ट हो रही है एनर्जी, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ही बहुत सारी एनर्जी थी, तो जो फोटोन बने वो भी हाई एनर्जी के बनते हैं। हाई एनर्जी के फोटोन ही कहलाते हैं एक्स रे। तो देखिए आगे, these photons are X-ray photons. These photons are X-ray photons. These photons are X-ray photons. ठीक है, इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्सेलेट हो रहे हैं, हेवी मेटल टारगेट पर टकरा रहे हैं, हेवी मेटल टारगेट से डी एक्सेलेट होते हैं। डी एक्सेलरेशन होने में भी ईएम वेव रेडिएट होती है। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलेट होता है तब भी ईएम वेव रेडिएट होती है, डी एक्सेलेट होता है तब भी ईएम वेव रेडिएट होती है। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ जो एक्सेलरेशन हो रहा था, इस एक्सेलरेशन में हमने काफी इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कराया था, तो यहाँ इतना एक्सेलरेशन नहीं था। लेकिन जब मेटल में टकराते इलेक्ट्रॉन तो बहुत जल्दी रुक जाते हैं, मेटल के अंदर बहुत डिस्टेंस नहीं चल पाते, वो बहुत जल्दी रुक जाते हैं। तो वहां डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, बहुत हाई डी एक्सेलरेशन है। ड्यू टू सडन डी एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना, वो तो मैक्सिमम तो हीट में जाती है, लेकिन बहुत हाई डी एक्सेलरेशन से फोटॉन भी बनते हैं, ईएम वेव भी बनती है। मैक्सवेल ने बताया था चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो या डी एक्सेलरेट हो, दोनों केसेस में ईएम वेव बनेगी। और डी एक्सेलरेशन क्योंकि बहुत तेजी से है, तो इनकी एनर्जी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी डी एक्सेलरेशन की वजह से फोटॉन में भी जा सकती है। तो फोटॉन भी बनते हैं बहुत हाई एनर्जी के, बस यही हाई एनर्जी के फोटॉन कहलाते हैं एक्स-रेस। आई बात से समझ में आता है? हाई एनर्जी के फोटॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं बस यही एक्स-रेस। देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए, कुछ भी अगर डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो पूछिए। इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकले, फिलामेंट से निकलने के बाद उनकी एनर्जी बहुत कम रहती है, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती नहीं है। ये एक मेटल प्लेट है, ये भी एक मेटल है, इनके बीच में लगा है पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हुए जाते हैं, एक्सेलरेशन की वजह से उनकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। फिर मेटल से टकराकर अचानक से डी एक्सेलरेट होते हैं, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डी एक्सेलरेशन उनकी एनर्जी अधिकतर तो हीट में जाती है, और थोड़े बहुत लाइट के फोटॉन भी बनते हैं, और फोटॉन की एनर्जी ज्यादा है इसलिए वो एक्सेलरेटेड फोटॉन है। समझ में आया क्या इनका? चलो बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, यस, ओके, वेरी गुड, है ना। अब ये जो एक्सरे के फोटॉन बने, तो अभी अपने समझा है कि एक्सरे के फोटॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से बने, इलेक्ट्रॉन टकरा रहे और अपनी एनर्जी को फोटॉन को दे रहे। तो इन फोटॉन को मैक्सिमम एनर्जी कितनी मिल सकती है, बताओ। ये एक्सरे के फोटॉन की मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है, बताइए। इन एक्सरे के फोटॉन की मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू वोल्टेज। हाँ बिल्कुल सही, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, असल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वही तो फोटॉन को मिल सकती है। यस, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन, जो भी यहाँ फोटॉन प्रोड्यूस हो, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, वो लेस देन और इक्वल टू होगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो फोटॉन को मिली, अब इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली? अगर v पोटेंशियल डिफरेंस था एक्सेलरेशन वाला, ये पोटेंशियल डिफरेंस v है, हम बोल सकते हैं e into v, और एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होगी उसको अपन लिख सकते हैं hc by lambda। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि लैम्डा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू hc अपॉन ev। तो यहाँ जो फोटॉन बनेंगे उनकी एक मिनिमम वेवलेंथ है, जो भी फोटॉन बनेंगे उनकी वेवलेंथ इससे तो ज्यादा ही होगी या इसके बराबर होगी। जो भी एक्सरे के फोटॉन बनेंगे उनकी जो वेवलेंथ होगी वो इस मिनिमम वेवलेंथ से बड़ी होगी या बराबर होगी। जैसे आप फ्रीक्वेंसी के लिए भी लिख सकते हो, आप यहाँ h2 ले लो, तो आप बोल सकते हो कि म्यू लेस देन और इक्वल टू आएगा ev अपॉन h के।
है ना। अगर इसको h न्यू लिख दो तो न्यू लेस देन इक्वल टू ev बाय h आएगा। तो जो भी फोटोन यहाँ बन रहे हैं उनकी वेवलेंथ एक मिनिमम वेवलेंथ से बड़ी रहती है, इसे हम मिनिमम वेवलेंथ बोल देते हैं फोटोन की, वो आती है h/ev, या फ्रीक्वेंसी एक लिमिट से छोटी रहती है, उस लिमिट को बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी की लिमिट, लैम्डा सॉरी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। किताबों में या क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है वो ज्यादा लोग लैम्डा मिनिमम पूछते हैं, तो लैम्डा मिनिमम ज्यादा पूछते हैं, इसकी बहुत जरूर याद रखना है, ये जरूर याद रखना। इसमें क्वेश्चन कई आते हैं ऐसे, वो बोल देंगे कि 10,000 वोल्ट का एक्साइटिंग पोटेंशियल लगाया था, तो बताओ लैम्डा मिनिमम क्या आ सकता है। तो वो क्या आसान है, एचसी तो आपको याद है और पोटेंशियल 10,000 लगाया तो रख दो, तो निकाल सकते हो लैम्डा मिनिमम क्या आएगा। आएगा समझ में? ठीक है, नोट करो अच्छे से। मिनिमम वेवलेंथ क्या प्रोड्यूस करती है एक्सरे की, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, नोट करिए अच्छे से। अब यहाँ अगर हम अब देखें कि इंटेंसिटी ऑफ इन एक्सरे की क्या है, ये जो एक्सरे के फोटोन है इनकी इंटेंसिटी को प्लॉट करें, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी को प्लॉट करें विद वेवलेंथ, इसको प्लॉट करें स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। अब हम यहाँ पर एक कर्व बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पर y एक्सिस में बना रहा हूँ इंटेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा, और यहाँ पर वेवलेंथ बता, ठीक है। क्वेश्चन आया मेरे पास, सर व्हाई इज ईवी इज मैक्सिमम एनर्जी। यहाँ बी वोल्ट से इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हुए थे, जब थर्मियोनिक इमिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आते हैं उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आए बहुत कम है, और वो सारे इलेक्ट्रॉन बी से एक्सीलरेट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ईवी तो आई होगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वी पोटेंशियल से एक्सीलरेट हो रहा है तो ईवी आई होगी। सर ये एनर्जी तो मतलब सबकी एनर्जी होगी ना, तो ये मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं अपन इसको? ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो इतनी होगी ना ईवी, यस सर। है ना, और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वही तो प्रोटॉन को मिलती है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से तो बने। अब जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी एनर्जी फोटोन को दे दे, वो कोलाइड कर रहा है अंदर, जैसे ही टकराएगा मेटल में तो हो सकता है थोड़ा एनर्जी फोटोन को दे और थोड़ा हीट में जनरेट हो जाए, तो इसलिए मैंने कहा कि फोटोन की एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या उससे कम होगी, ये रिलेशन, फोटोन की एनर्जी लेस देन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या उससे कम, यस सर। है ना, क्लियर हो रहा है क्या अभी? चलो आपका डाउट क्लियर है क्या? यस सर। ओके, ये बढ़ते फिर। तो अब हम बना रहे थे ग्राफ ऑफ स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, आई लैम्डा किसका ग्राफ है, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, इसे बोला जाता है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी ही है पर सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा की देख रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट कई वेवलेंथ की हो सकती है, एक्सरे जो है निकल रही है वो बहुत सारी वेवलेंथ की निकल सकती है, तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को पकड़ा अपन ने, है ना, और उस वेवलेंथ की कितनी इंटेंसिटी है वो और वेवलेंथ को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस लैम्डा, इसको प्लॉट कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ आता है हमारे पास, पहली चीज तो ग्राफ है लैम्डा मिनिमम वाले पॉइंट के आगे आगे बनता है, इससे पहले नहीं बनता, क्यों? ग्राफ एक लैम्डा मिनिमम उसके के पहले आगे आगे निकलते बनता है नहीं सिर्फ। फोटो, हाँ बोलो उसके बोलो पहले बोलो। फोटो नहीं निकलेगा बाहर। हाँ, जो यहाँ फोटोन निकलते हैं उनकी मिनिमम वेवलेंथ निकाली थी ना हमने, इससे छोटी वेवलेंथ का तो फोटोन ही नहीं आता, तो फोटोन ही नहीं आता तो उनकी इंटेंसिटी भी जीरो आएगी, दिखाएंगे नहीं इंटेंसिटी। चलो उसके बाद जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ तो कैसा आता है, लैम्डा मिनिमम की भी इंटेंसिटी बहुत कम आती है, बीच में थोड़ी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, फिर इंटेंसिटी लैम्डा बहुत बढ़ा दो तो कम होने लगती है,
इस तरह का कुछ कर्व आता है। जो इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहे थे, तो ऐसा बहुत कम होता है कि इलेक्ट्रॉन की पूरी पूरी एनर्जी फोटोन को मिल जाए। जब इलेक्ट्रॉन की पूरी पूरी एनर्जी फोटोन को मिलेगी तो ये वाली वेवलेंथ का फोटोन आए, ऐसा क्योंकि बहुत कम होता है, इसलिए ऐसे इंटेंसिटी, ऐसे फोटोन का नंबर भी बहुत कम आता है। नंबर कम है तो इंटेंसिटी भी कम, ऑलमोस्ट जीरो। लैम्डा मिनिमम पे इंटेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो है। समझना है क्या ये? लैम्डा मिनिमम पे इंटेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, फिर थोड़ा लैम्डा बढ़ा, लैम्डा इंक्रीज हुआ, मतलब एनर्जी कम हुई। लैम्डा इंक्रीज होता है तो एनर्जी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन की जो पूरी एनर्जी थी उससे थोड़ी कम एनर्जी के फोटॉन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से थोड़ी कम एनर्जी, इधर जा रही है तो एनर्जी कम होती जा रही है, तो एनर्जी कम वाले फोटॉन का नंबर ज्यादा आता है, ऐसे फोटॉन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। फिर लैम्डा बहुत बढ़ा दो, अगर बहुत बड़ा लैम्डा मतलब बहुत कम एनर्जी, तो बहुत कम एनर्जी के फोटॉन भी कम प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास तो खूब सारी एनर्जी है ना, तो मैक्सिमम जो फोटॉन जो बनेंगे वो तो ज्यादा एनर्जी के होंगे, एकदम जीरो एनर्जी वाले फोटॉन भी बहुत कम बनेंगे, इसलिए ग्राफ बाद में जाके वो डिक्रीज होने लगता है। तो कुछ इस तरह का कर्व आता है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का। समझ में आ रहा है क्या ये कर्व? देख लीजिए अच्छे से। इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, जाके वहां टकरा रहे, टकराकर अपनी एनर्जी को फोटॉन में भी कन्वर्ट करा रहे, अपनी एनर्जी को हीट में भी कन्वर्ट करा रहे। सारी एनर्जी फोटॉन में कन्वर्ट हो जाए ये बहुत रेयर चांस है, इसलिए मिनिमम वेवलेंथ वाले फोटॉन का नंबर भी बहुत कम आता है, तो इसलिए उनका नंबर कम है। फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी फोटॉन में जाए, ये प्रोबेबल है ज्यादा, इसलिए थोड़ी ज्यादा वेवलेंथ के फोटॉन का नंबर ज्यादा है। फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्योंकि बहुत हाई थी, तो उससे जो फोटॉन बनेंगे वो भी हाई एनर्जी के आएंगे, बहुत कम एनर्जी के फोटॉन भी बहुत कम बनेंगे, तो बहुत बड़ी वेवलेंथ के फोटॉन का नंबर भी कम हो जाएगा। बहुत बड़ी वेवलेंथ मतलब बहुत कम एनर्जी, उन फोटॉन का नंबर भी कम हो जाएगा। चलिए अच्छे से सोच लीजिए, इसमें कुछ भी समस्या है तो पूछ लीजिए मुझसे। ग्राफ अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो बताइए। क्या है क्लियर है अच्छे से? वेरी गुड। अच्छा, इस ग्राफ को हम कंटिन्यूअस एक्सरे का ग्राफ भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस एक्सरे, कंटिन्यूअस एक्सरे क्यों कहते हैं इसे कंटिन्यूअस एक्सरे का ग्राफ? बिकॉज दिस ग्राफ लुक्स कंटिन्यूअस, ये ग्राफ कंटिन्यूअस दिखता है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस एक्सरे का ग्राफ भी कहा जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस एक्सरे ग्राफ। और ये मिनिमम वेवलेंथ जो हो जाएगी उसको बोल दीजिए कंटिन्यूअस एक्सरे की मिनिमम वेवलेंथ। कंटिन्यूअस एक्सरे की मिनिमम वेवलेंथ नोट कर लो, कंटिन्यूअस एक्सरे ग्राफ विद कंटिन्यूअस एक्सरे की मिनिमम वेवलेंथ। इसके अलावा एक वर्ड और भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए लिख रहा हूँ। इस ग्राफ को ये रेडिएशन भी कहा जाता है। इनसे पढ़ा जाता है ब्रेमस्लॉम, ब्रेमस्लॉम रेडिएशन। अब वो जर्मन वर्ड है तो बहुत अजीब प्रोनाउंस होगा, मतलब अपन इंडियन, मतलब मुझे तो आती नहीं जर्मन, तो मैं तो उसको ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, मैं इसको सर पढ़ता हूँ आवाज कट रही है सर आपकी। आवाज कट रही है? आवाज क्लियर है सबको? सर, क्लियर है सर। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं क्लियर है, तो थोड़ा सा अपने एंड में एक बार चेक कर लो। ठीक है, ब्रेमस्लॉम रेडिएशन, ब्रेमस्लॉम रेडिएशन जर्मन वर्ड है। ब्रेमस्लॉम जो वर्ड है जर्मन वर्ड, इसका मीनिंग होता है सडन ब्रेकिंग, सडन ब्रेकिंग, सडन ब्रेकिंग, अचानक से ब्रेक लगा देना, अचानक से रोक देना। तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सलेट होकर आ रहे थे इस हेवी मेटल से टकराकर अचानक से रुक जाते हैं, और उस अचानक रुकने की प्रोसेस की वजह से तो फोटॉन बने थे, इसलिए इसीलिए इस ग्राफ को ब्रेमस्लॉम रेडिएशन ग्राफ भी बोलते हैं। बोलिए क्या क्लियर हुआ ये?
यस, वेरी गुड। तो ये हमने बनाया कंटिन्यूस एक्सरे का ग्राफ या ब्रेमस्लॉट रेडिएशन का ग्राफ। इस ग्राफ में हमें समझ में आया कि मिनिमम वेवलेंथ से कम वेवलेंथ से फोटॉन ही नहीं होते हैं, इसलिए इसके पहले ग्राफ ही नहीं है। ये एक मिनिमम वेवलेंथ पर भी फोटॉन का नंबर बहुत कम है, यहाँ इंटेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो है। क्यों? क्योंकि मिनिमम वेवलेंथ का फोटॉन बनना मतलब इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी फोटॉन को मिल जाना, व्हिच इज वेरी रेयर। इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी फोटॉन को मिले, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का कुछ हिस्सा फोटॉन को मिले, इसलिए इस पोर्शन में हमें ज्यादा इंटेंसिटी मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो बहुत कम एनर्जी फोटॉन को मिले या वेवलेंथ बहुत बड़ी हो, इसका फोटॉन का नंबर भी कम होता है, इसलिए ग्राफ के जैसा आता है। तो ये ग्राफ जो हमने बनाया है वो इलेक्ट्रॉन के सडन ब्रेकिंग की वजह से जो फोटॉन बन रहे हैं उनका ग्राफ बनाया है, इसलिए तो कंटीन्यूअस एक्सरे का ग्राफ भी कहा जाता है। चलिए, तो अभी अपन ने एक्सरे के बारे में बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी है। अभी करीब करीब टाइम हो गया है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी रुकते हैं, क्योंकि मुझे 1:15 बजे से हिस्ट्री क्लास करना है, तो अपन आज नहीं रुकते हैं। इसके आगे मैं आपको कराने वाला हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे जरूर पढ़कर आइएगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बचा है, फिर मोज़लेस लॉ बचा है अपना, वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। एक्सरे की प्रॉपर्टीज वगैरह आप देख के आइएगा, तुमको डाउट तो पूछिएगा। तो इतनी चीजें अपनी बची है ना। मोज़लेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर कई क्वेश्चंस आते हैं, और आपकी पीरियोडिक टेबल भी मोज़लेस लॉ पे बेस्ड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो देखते आइएगा। हाँ बोलो सर, ईएम वेव्स भी आप पढ़ाएंगे? ये अभी देखते, पहले मॉडर्न सीरीज कंप्लीट कर ले, है ना। चलो देखो, कम पढ़ने को तो अभी बहुत सारी चीजें पढ़ी है आपकी, वो भी बचा है आपका, ईएमआई ऐसी भी पूरा बचा हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें बची है। चलो अब देखते पढ़ते चलते हैं एक एक करके।